हम आपको मध्य प्रदेश की खबर दिखाते हैं जो आपको देखनी जरूरी है, जहां गजब हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ही काफिले की 19 गाड़ियों में डीजल की जगह पानी भर दिया गया। जहां दावा डबल इंजन की सरकार का मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव करते हैं, वहां बेखौफ मिलावटखोरों ने दावा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ही काफिले की गाड़ियों में भरे गए डीजल में पानी की मिलावट कर दी। अब प्रश्न उठ रहा है कि मिलावटखोर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी नहीं डरते, तो ये मिलावटखोर जनता को, आपको और हमें क्या छोड़ेंगे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भले कितनी तलवार भांज लें, भले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कितने धारदार एक्शन का दावा कर लें, लेकिन क्या मोहन यादव के एक्शन की धार से और चलती तलवार से मध्य प्रदेश के मिलावटखोरों को ही रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि अब तो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री की ही सुरक्षा से खिलवाड़ करने लगे। मुख्यमंत्री के ही काफिले के साथ भ्रष्टाचारी मिलावट कर गए। मुख्यमंत्री के ही काफिले की गाड़ियों में पानी मिला डीजल भर दिया गया। जो मुख्यमंत्री का काफिला नहीं छोड़ते, वो जनता को क्या छोड़ेंगे? जहां मुख्यमंत्री के काफिले की कारों में मिलावटी डीजल भर दिया जाता हो, वहां सबको खबरदार होना जरूरी है। जिसका सबूत है मुख्यमंत्री के काफिले की ये कार नंबर 1, जिसे धक्का मारने की नौबत आ गई। मुख्यमंत्री के काफिले की ये दूसरी कार, धक्का लगाकर इसे भी किनारे किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के काफिले की ये तीसरी कार, ये भी धक्का मार हालत में मिलती है। मुख्यमंत्री के काफिले की कार नंबर 4 बिना धक्के के ये भी हिल नहीं पा रही है। सोचिए, ये हाल कर दिया मिलावटखोरों ने, जिन्होंने रतलाम में मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले के लिए इंदौर से आई कारों में ऐसा डीजल भर दिया जिसमें डीजल कम, पानी ज्यादा बताया जाने लगा। सबूत इस बोतल में कैद है। बोतल को टीवी स्क्रीन पर अगर आप देख रहे हैं तो पूरा खेल समझ जाएंगे। नीचे पानी है और ऊपर वो डीजल। देखिए कितनी मिलावट है। और यही पानी वाला डीजल मध्य प्रदेश के रतलाम में सीएम के काफिले की कारों में भर दिया गया। नतीजा, सारी गाड़ियां अचानक बंद हो गई। वो तो कहिए, ये सब मुख्यमंत्री के आने से पहले ही हो गया, वरना मोहन यादव की मौजूदगी में पता चलता सुरक्षा खतरे में होती। जब यूं सीएम के काफिले में दौड़ती गाड़ियां पानी मिले डीजल की वजह से धक्का मार बन जाती। ये प्रदेश की सुरक्षा और सीएम साहब की कारकेड का जिम्मा है। ठीक है, ये सारी चीज़ हमारे कंधे पे आती है। ठीक है, हमने उनको डलाने के पहले ही हमने सारी चीज़ें उनको क्लियर करी। उन्होंने बाकायदा सारी गाड़ियों में डीजल डाला, लेकिन उन्होंने एक गलती करी कि ये चीज़ क्लियर नहीं करी कि डीजल के अंदर पानी मिक्स हो चुकी। बंद होने के बाद में हमने पेट्रोल पंप वालों से पूछा कि भैया आपकी डीजल में मिस्टेक तो नहीं है कि हमारी गाड़ियाँ बंद हो रही, तो उन्होंने बोला कि हमारी डीजल में कोई मिस्टेक नहीं है। फिर हमने सारी गाड़ियों में भरने के बाद उनसे चेक करवाया, तो चेक करा तो उसमें आधा डीजल आधा पानी निकला। प्रारंभिक जांच में डीजल में पानी पाया गया। सोचिए, जो पेट्रोल पंप 1 नहीं 2 नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के काफिले की 19 गाड़ियों में पानी वाला डीजल भर देता हो, वो कानून से कितना बेखौफ होगा। सोचिए, ऐसे कितने पेट्रोल पंप बेखौफ होकर मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में धड़ल्ले से चल रहे होंगे, जहां न जाने क्या क्या मिलाकर जनता की गाड़ी को बर्बाद किया जा रहा हुआ, जहां आधा पानी आधा डीजल दावा है मिला हुआ पाया जा रहा हो। सोचिए, उन पेट्रोल पंप वालों को बेखौफ करने वाली व्यवस्था कितनी भ्रष्टाचारी और धूर्त होगी। आप सोचिए कि जब मुख्यमंत्री के पेट्रोल में मिलावट है और गाड़ियां रुक गई इसके वजह से उनकी, तो आम आदमी का इस प्रदेश में क्या हाल होगा, आप खुद सोच लीजिए। राज्य के हर पेट्रोल पंप में ये मिलावट हो रही है। डीजल भरवाया था वहाँ शक्ति फ्यूल पॉइंट डोसी गांव पंप से, उसमें पानी था, इस कारण से उनकी गाड़ियां बंद हो गई। उसकी तत्काल जांच की गई है और पेट्रोल डीजल पंप को सील किया गया है और प्रकरण दर्ज किया गया है और उसके विरुद्ध एफआईआर की जा रही है। अब सवाल है कि क्या पेट्रोल पंप वाला डीजल में पानी का खेल बिना किसी सरकारी संरक्षण के कर रहा था, या फिर इस मिलावट का मीटर असल में किसी सरकारी अधिकारी के हाथों से चलता है, जिससे पेट्रोल पंप वाले बेखौफ होकर मुख्यमंत्री के काफिले की कार तक में पानी वाला डीजल ठूसे दे रहे हैं। इसी वजह से आज कहना पड़ रहा है, इनसे खबरदार होना जरूरी है।
और अब हम आपको खबरदार कर रहे हैं उन भ्रष्टाचारियों से जिनकी बनाई पानी की टंकी उत्तर प्रदेश में रह रहे पानी की तरह टपकती जा रही है। 2 महीने में 4 टंकियां गिर चुकी हैं। कभी 2 करोड़ की टंकी, कभी 5 करोड़ की पानी की टंकी, कभी 10 करोड़ की लागत से बनी पानी की टंकी। और अब की बार दावा है कि जो टंकी 2 साल पहले 14 करोड़ रुपए से बनी थी वो ढह गई। आरोप है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जल जीवन मिशन योजना के तहत यूपी में जहां सपना है हर घर नल से जल पहुंचाया जाए, वहीं भ्रष्टाचारी पानी की टंकी के निर्माण में जमकर मिलावट कर रहे हैं, जिसमें अब तक केवल छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा गया है। भ्रष्टाचार के बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जाना अभी बाकी। 19 अप्रैल 2025 कानपुर के रहीमनगर करीमनगर गांव में 2 करोड़ की लागत से बनी पानी की टंकी अचानक ढह जाती है। 26 अप्रैल 2025 लखीमपुर में 5 करोड़ की लागत से बनाई गई पानी की टंकी धराशायी हो गई। 29 मई 2025 सीतापुर में 5 करोड़ 30 लाख की लागत से बनती पानी की टंकी गिर जाती है। और अब 26 जून 2025 कासगंज में 14 करोड़ की लागत से बनी पानी की टंकी फट गई। 2 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में करोड़ों की लागत से बनती पानी की टंकियों का एक एक करके टपक जाना क्या इस बात के लिए खबरदार नहीं करता कि जल जीवन मिशन या दूसरी योजना के तहत बनती पानी की टंकियों में ईमानदारी का सीमेंट और सरिया कम है, भ्रष्टाचार की रेत क्या जमकर मिलाई जा रही है? ये 2 सूत की सरिया है पिलर। आप ये बताइए 6 माले का पिलर 2 सूत की सरिया पे टिक सकता है क्या? ठीक है, तो इस कारण ये टंकी ध्वस्त हुई और टंकी में पूरा पानी भी नहीं भरा था। जिस वक्त उत्तर प्रदेश में बहस इस बात की छिड़ी है कि कथावाचक पंडित जी होंगे या फिर यादव जी, उसी बहस के बीच खड़े खड़े जमीन पर ही ढही पानी की टंकी कासगंज में बताती है कि जनता जब तक धर्म के चक्कर में फंसती रहेगी, यूं ही भ्रष्टाचारी उस पानी की टंकी में अपना हिस्सा लूटकर टंकियां गिराते रहेंगे, जिससे पानी ब्राह्मण भी पीता है और यादव भी। 11:11 पे तुरंत गिर पड़ी है पानी भरते ही भरते। कैसे गिरेगी पता ही ना था, पैर तो लगी जो खाली है अपने आप ही हल्के एकदम इतना गुम्मा सा निकला था और गुम्मा सा निकले एकदम और कंकड़ी सी निकली, कंकड़ सी निकल के छूट छन जाए के तो एकदम भार से ना गिरी, एकदम अटैक आया था। सब लोगों ने पूछा क्या हुआ क्या, सब निकल के बजे अपने मकानों से, अपने मकान से सब निकले बजे। 4 पाइप पर सब लेटे थे, 4 पाइप लेट सारा पाइप सारी नौकर हुई। क्या भूकंप आ गया क्या हुआ? तो फिर एकदम देखा था, अरे का भूकंप नहीं है, वहां पर टंकी गिर गई तो टंकी तो सारी हली थी बिल्डिंग है। कासगंज में ये टंकी गरीब वर्ग के लोगों को घर देने वाली योजना आसरा आवास स्कीम के तहत बने घरों के पास गिरी है। यानी गरीब आदमी के लिए जो पानी की टंकी थी वो 2 साल पहले तैयार हुई और 2 साल में गिर गई। समझ लीजिए भ्रष्टाचार कितना बड़ा है। टंकी साहब ये बनी थी नहीं 2 साल पहले ही, जिसमें 4 दिन पहले पानी छोड़ा गया था। उसके बाद में ये टंकी गिर चुकी रात 11 बजे। उसके बाद इसमें आधा सब बालू लगा हुआ है टोटल और 1 सूत की बड़ी खड़ी हुई टंकी है। क्या दिन में अगर गिरती साहब इसमें 10-20 आदमी मर जाता। बच्चे खेलते रहते हैं बहुत छोटे छोटे, वो भी मरते। वो तो ये मान लो बहुत खैर हो गई। जनता दावा है कि बार बार बताती रही साहब यूपी में टंकियां नहीं मौत की टंकियां खड़ी की जा रही हैं, जहां सिर्फ जनता का पैसा ही नहीं बर्बाद हो रहा बल्कि भ्रष्टाचारी किसी भी वक्त इन टंकियों के नीचे आम लोगों को भी मार सकते हैं, लेकिन तब किसी की नींद नहीं टूटी। अभी सुबह जो रात जो घटना हुई है, सुबह में निरीक्षण किया गया है तो प्रतीत होता है कि सामग्री अधोमानक है। इतना बड़ी घटना की बिल्कुल जड़ में से ओवरहेड टैंक का उखड़ जाना, गिर जाना, बिखर जाना अधोमानक सामग्री लगाए जाने को जो प्रदर्शित करता है। काश जनता की बातें अधिकारी पहले सुने होते, जो अब 14 करोड़ की टंकी के गिरने के बाद कहते हैं पहली नजर में भ्रष्टाचार दिखता है। इसमें दोषी लोग होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है रिकवरी है और FIR वगैरह की कार्रवाई भी टूडा की तरफ से करवाई जाएगी। ये करप्शन कासगंज तक पहुंचा है, लेकिन इसके वीडियो लगातार उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक शहर से आ रहे हैं।
कानपुर में जब पानी की टंकी गिरी थी तो पानी भरकर टेस्टिंग ही हो रही थी, तभी पता चल गया कि इसमें भ्रष्टाचार की मिलावट ज्यादा है। लखीमपुर खीरी में भी यही हुआ था। पानी भरते ही ट्रायल के दौरान पानी की टंकी फटकर गिर गई। सीतापुर में 2024 में बनी टंकी 2025 में ढह गई। बच्चा बच्चा इस बात को अच्छे से समझ सकता है कि यूपी में पानी की टंकियां साल 2 साल में ढह रही हैं, साफ मतलब भ्रष्टाचार की जमकर होती बंदरबाट है। लेकिन इन मामलों में अब तक केवल छोटी मछलियों पर ही कार्रवाई हो रही है, जबकि जरूरी है कि पानी की इन भ्रष्टाचारी टंकियों के पीछे असली करप्शन खोर मगरमच्छ कौन है, उसे खोजकर एक्शन लिया जाए। और अब बेखौफ हो जाइए उन गुंडों से जिन्हें कानून का डर नहीं, जो थार स्कॉर्पियो लेकर चलते हैं, पुलिस जांच के लिए रोकती है तो फिर ब्रेक नहीं लगाते, एक्सीलेटर पर पैर दबा देते हैं, क्योंकि ये गुंडे समझते हैं कि कानून के हाथ नहीं, उनका रसूख, उनकी पहुंच बहुत लंबी है। बिहार से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक की ये वीडियोस ऐसे ही गुंडों से खबरदार करने के लिए हैं, जिन्हें कानून का पाठ पढ़ाना अब बहुत जरूरी है। बिहार से राजस्थान तक बेखौफ होकर कानून को कुचलने वालों से खबरदार। खबरदार उन रईस जादू से जो कानून तोड़कर कानून के रखवालों को कुचलने से बाज नहीं आते। खबरदार उन गुंडों से जिन्हें पुलिस वालों को कुचलकर हमला करने में डर नहीं लगता। पहला वीडियो सुशासन के दावे वाले बिहार का, जहां राजधानी पटना में चेकिंग के दौरान एक थार वाले ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की। 24 जून की यह घटना, वो भी कोई दूर दराज इलाके की नहीं, बल्कि हाई प्रोफाइल गर्दनी बाग इलाके की, जहां पुलिस वालों ने चेकिंग के लिए रोका तो स्पीड बढ़ाकर थार चालक भागने लगता है, और अगर पुलिस वाले सामने से न हटते तो उन्हें कुचल ही देता। बिहार में गुंडे कानून को लगातार कुचल रहे हैं, जिसका सबूत 11 जून को दिख चुका है, जब पटना में देर रात गाड़ी की चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो ने 3 पुलिस वालों को रौंदा, जिसमें एक महिला कांस्टेबल और 2 दरोगा जख्मी हो गए। बाद में स्कॉर्पियो सवार 2 लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन 11 जून के खतरनाक वीडियो ने बता दिया कानून का खौफ बिहार में कितना कम है। राजस्थान के जालौर से भी पटना जैसा वीडियो सामने आया। जालौर जिले के संचौर कस्बे में गुरुवार को काली शीशे वाली संदिग्ध कार को जब पुलिस वालों ने रुकने का इशारा किया तो उसने रुकने की बजाय पीछे भागना शुरू किया। पुलिसकर्मी पर ही फिर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। साफ नजर आता है पुलिस वाला कई बार कार रोकने के लिए शीशे पर हाथ मारता है, लेकिन कार वाला रुकने को राजी नहीं था। बाद में उसने कई लोगों को टक्कर मारी और फिर फरार हो गया। कानून के हाथ लंबे नहीं छोटे होते हैं, ये बताने वाले बेखौफ रईस जादे हर जगह है। राजस्थान के अलवर भरतपुर मथुरा मार्ग पर बहला टोल प्लाजा का ये वीडियो देखिए, जहां बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में थार से टोल कर्मियों को ही कुचलने की कोशिश की। इसकी वजह से एक टोल कर्मी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, जबकि दूसरे टोल कर्मियों को चोट आती है। टोल पर मौजूद कर्मचारियों ने असल में इस शख्स से टोल टैक्स मांगा था, जिस पर टोल कर्मी और शख्स के बीच में बहस हुई। पहले तो थार सवार मौके से चला गया, लेकिन कुछ देर में और भी गाड़ियां लेकर आया और टोल कर्मियों पर गाड़ी चढ़ा दी। घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ऐसे ही कानून कुचलने वाले बेखौफ गुंडे उत्तर प्रदेश के भदोही में भी इसी महीने देखे गए, जब थार सवार ने कई लोगों को टक्कर मारी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वायरल वीडियो में एक थार वाला कुछ गाड़ियों को टक्कर मार के भागता हुआ नजर आता है, जब थार पर कुछ लड़के हमला करते हैं। पता चलता है कि हमला करने वाले युवकों का विवाद थार सवार से हुआ था, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और भागने के दौरान वो लोगों को कुचलता चला गया। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और आइए अब आपको खबरदार करते हैं कि कैसे हमारी सरकारें आपके हमारे यानी कि जनता के पैसों की बर्बादी करती हैं। खबर बिहार के कटिहार की है, जहां नया बस स्टैंड 5 करोड़ रुपए खर्च करके बना। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया नीतीश कुमार ने, लेकिन इस बस स्टैंड में 8 वर्ष में कोई बस ही नहीं चली। आम आदमी के पैसों से जो बस स्टैंड बना, वहां बस तो नहीं आई, लेकिन कूड़ा घर जरूर बन गया। अब आप इस वीडियो को देखिए, सोचिए, और इसी के नाम पर 5 वर्ष में ये लोग आपसे वोट लेते हैं। जनता यानी कि आप और हम वोट देते हैं, लेकिन 5 करोड़ का ये लोग कूड़ा घर बना देते हैं। बस आपको और हमें जनता को नहीं मिलता है तो बस स्टैंड नहीं मिलता। 24 दिसंबर 2016 में
जिले से, शहर से कुछ ही दूरी पे एक नवनिर्मित भव्य बस स्टैंड का निर्माण किया गया था। लगभग 5 करोड़ से अधिक की राशि उसमें लगाई गई थी और आपको पता ही है कि ये जो राशि लगती है ये जनता के पैसे को ही सरकार इस्तेमाल करती है। आपको हम सबसे पहले ये नवनिर्मित बस स्टैंड का हाल दिखाते हैं। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, बिहार सरकार का उपक्रम। कटिहार बस स्टैंड का लोकार्पण श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा किया गया था। 24 दिसंबर 2016 को यहाँ उद्घाटन किया गया था। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये किस हाल में है। बस स्टैंड तो बन गया लेकिन बस एक भी नहीं लगी, न यात्री आए न बस आए तो क्या, सिर्फ आप देख सकते हैं हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये कचरा का डंप स्टेशन बन गया है। हम चाहेंगे कि ये दिखे कि ये किस तरह से यहाँ का वातावरण दूषित हो गया है, बहुत बदबू हो रहा है। और बस स्टैंड का हाल, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को भी अगर हम दिखावें तो हम आपको दिखा सकते हैं कि देख लीजिए ये क्या, इसका प्लास्टर खत्म हो गया, जबकि यहाँ पे सारा सामान, सारा साज बस स्टैंड में जितना भी चीज होना चाहिए, टिकट काउंटर से लेके यात्रियों के लिए शौचालय तक सभी व्यवस्था को किया गया था। हाँ, क्या प्रॉब्लम हुआ या इतना सुंदर भव्य बस स्टैंड बना, इसके बाद ये हाल? प्रॉब्लम कुछ है नहीं। प्रॉब्लम जो है, जो भी है, जिला प्रशासन की उदासीनता है, सरकार की उदासीनता है। नहीं तो ये बस स्टैंड एकदम रन के आज अगर कलेक्टर चाहें, वर्तमान डीएम अगर चाहे तो आज का आज बस स्टैंड चालू हो जाएगा। कुछ सोचे तो सर इस बस स्टैंड के लेके, लेकिन सपना पूरा नहीं हुआ। हम लोग का सोच था कि जो यहाँ बस स्टैंड चालू होगा तो कुछ रोजी रोजगार बढ़ेगा, लेकिन कचरा पट्टी हो गया, बस स्टैंड तो रहा नहीं। अब एक्चुअली जो कचरा का निस्तारण हो रहा है वो निगम की ज़मीन है और जो बस स्टैंड है उसी के अलग वाले हिस्से में, तो हम लोग उसके बीच में जब एक बाउंड्री बना देंगे तो दोनों को संचालित एक साथ भी किया जा सकता है। देखिए, मॉडल बस स्टैंड बना है तो उसे चालू होना चाहिए। बाकी हम जिला पदाधिकारी से बात कर लेते हैं कि क्या कठिनाई हो रही है। हम प्रयास करें कि जल्द से जल्द बस स्टैंड चालू हो जाए। और आइए अब एक नेताजी से हम आपका परिचय करवाते हैं। इनका नाम है बबन राव, महाराष्ट्र के जालना से बीजेपी के विधायक हैं। ये वही विधायक जी हैं जनता को उन्हीं योजनाओं का जो एहसान गिनाते हैं, जिनको पूरा करने के नाम पर वोट पाते हैं, सत्ता हासिल करते हैं। इनका बयान आप सुनेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि बीजेपी को इनसे जवाब जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बीजेपी विधायक कहते हैं कि जो लोग सरकार पर सवाल उठाते हैं उनके पिता की पेंशन सरकार की वजह से आती है। जो लोग सरकार पर सवाल उठाते हैं उनके किसान पिता को किसान सम्मान के नाम पर सरकार पैसा देती है। इसके बाद एक एक करके हर योजना का एहसान बीजेपी के ये विधायक जनता को जता देते हैं। बबनराव लोणीकरनं दिलं 25 वर्षात, दुसऱ्याला काळ्याची टक्के दिली नाही, कोणता पक्षाला असू द्या। अरे ते कुचार वाट्यावर बसलेले ते 5-6 काटे 10 काटे असतात, त्याच्या माईचा पगार बबनराव लोणीकरनं केला, त्याच्या बापाचं पेन्शन बबनराव लोणीकरनं केलं। नरेंद्र मोदीजींनी 6000 रुपये त्या बापाला पेरणीला दिले। तुझ्या माईच्या, तुझ्या बहिणीच्या, तुझ्या बायकोच्या नावावर लाडक्या बहिणीचे पैसे आले। तुझ्या अंगावरचे कपडे आमच्या सरकारचे, तुझ्या पायातलं बूट चप्पल आमच्यामुळे आहे, तुझ्या हातातलं ते डबडं मोबाईलचं आमच्यामुळे आहे। अरे आमचंच घेतो ना, आमच्याच रंगावर करतो, आम्हाला बोलतो। नेता गुंडे बदमाश ही नहीं, बेखौफ तो मौसम भी है। देश में दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों में बारिश हो रही है और अब तक सामान्य से 12.3% अधिक बारिश हमारे देश में हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक और गुजरात, महाराष्ट्र तक में लोग मौसम की मार का सामना कर रहे हैं, परेशान हैं और इसीलिए मौसम की दबंगई से खबरदार रहना जरूरी है। प्राकृतिक आपदाएं अपने पीछे अक्सर तबाही के निशान छोड़ जाती हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सैंज घाटी में बुधवार को भीषण बाढ़ आई, जिसका खौफ अब भी बरकरार है। मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है, जिससे लगता है कि मुसीबत अभी कम नहीं होने वाली। हिमाचल प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड के चमोली में भी बरसाती नाले में उफान आ गया, जिससे 4 धाम के श्रद्धालु फंस गए।
पहाड़ों पर भारी बारिश भूस्खलन की भी वजह बन रही है, जिससे केदारनाथ यात्रा भी लगातार बाधित हो रही है। ये उत्तराखंड के सोनप्रयाग की तस्वीर है, जहां आए दिन होने वाले भूस्खलन से केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों को 5 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर करना पड़ रहा है। इस मुश्किल घड़ी में एसडीआरएफ के जवान तीर्थयात्रियों के लिए देवदूत बन रहे हैं, जो यात्रियों को जंगल के वैकल्पिक रास्तों से सुरक्षित निकाल रहे हैं। पहाड़ों पर मौसम और लापरवाही लोगों को भारी पड़ रही है। रुद्रप्रयाग जिले के घोलतीर इलाके में एक मिनी बस दुर्घटना का शिकार हुई, जहां लापता लोगों की तलाश अब भी की जा रही है। एसडीआरएफ की 4 टीमें घटना स्थल से लेकर श्रीनगर तक के इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। इन टीमों ने अलकनंदा नदी के किनारों की ओर और संभावित जगहों पर सघन तलाशी की है। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में लगातार लैंडस्लाइड से कई अहम रास्ते बंद हो गए हैं। ऐसा ही 2 दिन पहले धारचूला लिपुलेखा सड़क पर हुआ है। उत्तर की तरफ पूर्व में भी मानसून कहर का दूसरा नाम हो चुका है। अब झारखंड के लोहरदगा की तस्वीर देखिए, जहां एक बाइक सवार सैलाब के बीच फंस जाता है। भारी बारिश से बरही नदी का पानी पुल पर आ गया। इस दौरान बाइक से पुल पार कर रहा युवक पानी के तेज बहाव में फंस जाता है, जिसे गांव वालों और प्रशासन की मदद से फिर बचाया जाता है। मानसून की मार के बीच देश के कई इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। गुजरात में गिर सोमनाथ में बारिश तबाही का दूसरा नाम बन गई है। यहाँ बारिश के बीच झरने की खूबसूरती देखने आए 6 पर्यटक अचानक नदी के सैलाब में फंस गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से बचाया गया। भारी बारिश नदी में सैलाब लिया और ऐसा प्रहार पड़ा कि देखते ही देखते पुल बहता चला गया। पुल का बड़ा हिस्सा नदी में समा गया। तस्वीरें ये गुजरात के छोटा उदयपुर की है, जहां बीते साल बना पुल ही पहली बारिश में भारज नदी में समा गया। नदी में उमड़ा सैलाब पुल से गुजरने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गया। गुजरात के जूनागढ़ में भी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, जिसकी धार सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। गुजरात की तरह महाराष्ट्र के वर्धा जिले का हाल है, जहां यशोदा नदी में बारिश के बाद बाढ़ आई, जिसमें एक स्कूली छात्र और 2 लोग गांव के फंस गए। इन्हें समय रहते सुरक्षित बचा लिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन देश के 23 राज्यों में तेज बारिश होगी, जिसमें हर किसी को मौसम से खबरदार रहने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ रेप के आरोप में पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। इनमें कॉलेज का एक पूर्व छात्र भी शामिल है। तीनों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में पुलिस ने भेज दिया। इस मामले में पिछले वर्ष कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या की यादों को ताज़ा कर दिया। पीड़ित छात्रा ने आरोप लगाया कि 25 जून को तीनों ने उसे कॉलेज के कमरे में जबरन बंद कर दिया, उससे मारपीट की, गैंगरेप किया। इस बीच मुख्य आरोपी के तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद से जुड़े होने के दावों ने मामले को राजनीतिक रंग भी दे दिया, लेकिन टीएमसी ने इनकार इन आरोप से किया है। এই সমস্ত ক্রিমিনালিটি রেপ মলেস্টেশন এটা কারা করে? কিছু পুরুষ করে। তা মহিলাদের লড়াইটা কাদের বিরুদ্ধে? যারা এই পারভার্টেড টাইপের পুরুষ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত। কলেজের ভেতরে যদি করে সেখানে পুলিশ থাকবে কলেজে? শিক্ষা ক্ষেত্র তো শিক্ষা আরে ভাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি পুলিশ থাকবে? আপনি বলুন না। যে যারা ঘুরছে যাদের সঙ্গে ঘুরছে তাদেরও ঠিক করা উচিত কাদের সঙ্গে ঘুরছে কাদের সঙ্গে ঘুরছে না। सारे घटनाओं में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने हमेशा और उनकी सरकार ने कोशिश की है कि रेप की घटना को दबाने के लिए, और दबाने का काम जब तक एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड करता रहेगा आपकी स्टेट में, तो उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा? या एडमिनिस्ट्रेशन का डर, जो गुंडा है, जो बदमाश है, जो रेपिस्ट है, उनके दिमाग में है ही नहीं डर, क्योंकि जानते हैं ममता बनर्जी उनकी पार्टी है बचाने के लिए। 3-4 लोगों को जो एक्यूज है पकड़ा गया, सारे तृणमूल से रिलेटेड है। और आइए अब आपको खबरदार करते हैं पंजाब की उस खबर से, जहां गैंग वॉर से एक बार फिर सब दहल गए। बीच सड़क पर बाइक सवार शूटर्स ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां और उसके साथी करणवीर सिंह की हत्या कर दी गई। इस हत्या की जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग ने ली। पंजाब के बटाला की गादिया चुंगी रात के 9:06 हुए हैं। सड़क के किनारे एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो खड़ी है।
सड़क पर आवाजाही कम है, इक्का दुक्का वाहन ही गुजर रहे हैं। घड़ी में रात 9:06:58 हुए हैं। एक बाइक नजर आती है। बाइक पर 2 लोग सवार हैं। बाइक के पीछे की नंबर प्लेट ढकी हुई है। बाइक स्कॉर्पियो कार की ड्राइविंग सीट से 2 फीट आगे जाकर रुकती है। घड़ी में समय बजा रात के 9:07 और फायरिंग चालू। हर 1 सेकंड पर एक गोली निकल रही है। लगातार 3 गोलियां और फिर जाते जाते एक गोली। 4 सेकंड में 4 गोली मारकर बाइक सवार फरार हो जाते हैं। अगले ही पल वहां पुलिस पहुंचती है। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा युवक स्ट्रेचर पर है। उसके शरीर में जान नजर नहीं आ रही। और अब पश्चिम एशिया की स्थिति से भी हम आपको खबरदार कर दें। 3 दिन पहले इजराइल और ईरान के बीच जो सीज फायर हुआ उसके कभी भी टूटने का खतरा पैदा हो गया। इजराइल ने आज लेबनान पर जिस तरह से हमला किया और ईरान को धमकी दी, उसने आने वाले दिनों में फिर से युद्ध भड़कने का खतरा पैदा कर दिया है। ईरान के परमाणु ठिकाने पर बम गिराकर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस सीज फायर का श्रेय लिया वो युद्ध विराम चंद दिनों में ही खतरे में आ गया है। ये दक्षिणी लेबनान के ताजा हालात हैं। सीज फायर के बाद यहाँ पर बमबारी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दुनिया यहाँ इजराइल के हमले को देखकर डर गई। ईरान और इजराइल में 24 तारीख को सीज फायर हुआ, लेकिन 3 दिन बाद ही इजराइल ने लेबनान को दहला दिया। लेबनान पर इजराइल का यह हमला क्या ये कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप का करवाया सीज फायर टूट गया है? क्यों इस हमले की तस्वीर को लेकर इजराइल कह रहा है कि वो इससे भी 100 गुना बड़ा हमला करेगा? लेबनान में जिस तरह हथियारों के अड्डों को इजराइल ने उड़ाया, ठीक उसी तरह से वो ईरान के परमाणु बम बनाने के मंसूबों पर वार करेगा। लेबनान में इजराइल के इस हमले ने दुनिया को खौफ से भर दिया है। इस डर की वजह पश्चिम एशिया में एक बार फिर लड़ाई शुरू होने को लेकर है, जहां सीज फायर उम्मीद की एक पतली डोर से लटका हुआ है। इजराइल सीज फायर क्यों तोड़ सकता है? क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह भी ध्वस्त नहीं माना जा रहा। ईरान के पास 10 परमाणु बम बनाने लायक संवर्धित यूरेनियम होने का दावा है। ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाया है। ईरान के सर्वोच्च नेता को मारने के मंसूबे अधूरे रह गए हैं। ईरान में इस वक्त देशभक्ति का उभार साफ साफ देखा जा सकता है। इस तरह से इजराइल अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। ये बात ईरान भी जानता है कि खतरा बरकरार है, इसीलिए उसकी तरफ से सख्त रुख अपना लिया गया है। खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए एक साथ कई छूट दे सकते हैं, जिसमें नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए 30 अरब अमेरिकी डॉलर देना और ईरान को प्रतिबंधों में ढील देते हुए बैन ईरानी संपत्तियों में से अरबों डॉलर जारी करना शामिल है। ये सब करके अमेरिका ईरान से दोबारा बातचीत शुरू करना चाहता है, लेकिन ईरान ने इससे फिलहाल इनकार कर दिया। और आइए अब हम आपको उस यात्रा पर लिए चलते हैं जो 6 वर्ष बाद शुरू हुई, यात्रा कैलाश मानसरोवर की। 6 वर्ष बाद भगवान शंकर के भक्तों को उनके निवास के दर्शन करने को मिल रहे हैं और इसीलिए 36 भारतीय तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को ऐतिहासिक माना जा रहा है। आपको घर बैठे कैलाश मानसरोवर के दर्शन आज हमारी साथी श्वेता सिंह करा रही। 5 साल बाद इस यात्रा की शुरुआत हुई है, जहां पर भारतीय आप आए हैं। जिस रूप को हम देखते थे वो ही उनमें दिखाई देता था। आप देखोगे ना कैलाश पर्वत जो आप देखोगे ना, उनका एक मैग्नेट देखोगे ना, ऐसा अपने जैसे मैग्नेट कलर ऐसा लग रहा है कि जैसे खींच रहा है आपको। वो देखने वाले की नजर में उसको क्या दिखता है? I almost cried and it's not easy to make me cry. कैलाश मानसरोवर की यात्रा का वो अनुभव जो जीवन में किसी को मिलता है। महादेव के प्रति आस्था का वो प्रचंड आवेग जो श्रद्धा की कहानियों में कभी कभी ही दिखता है। जहां हर कंकर शंकर, जहां हर विश्राम शिव धाम। हमारे साथ चलिए भक्ति के इस पथ पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। यहाँ पर बस से जब पहली नजर हमने देखी है, कैलाश मानसरोवर के दर्शन किए हैं, पहले मानसरोवर झील दिखना शुरू हुई और उसके बाद कैलाश पर्वत। यकीन मानिए कि जब तक आप दूसरों के दर्शन के अनुभव सुनते हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं आपको क्या नजर आएगा। कई लोग इतने भी भाग्यशाली होते हैं कि कहते हैं कि हमें तो शिव जी पार्वती जी साक्षात वहां पर नजर आ गए।
लेकिन अपना अनुभव होता है। बहुत ही भाग्य से मिलता है वो अवसर कि आप यहाँ पर आ सकें और दर्शन कर सकें। अमल धवल पर्वत के इसी शिखर पर शिव का वास है। यही पावन पुण्य कैलाश है। दर्शन जो होता है महादेव का वो पहला ही होता है। महादेव का निवास स्थान, और उसको आप चारों दिशा से कहीं से भी देखें, चारों दिशा से आपको अलग दिखेगा। पुराणों में भी जो वर्णन है इसका, एक तरफ से स्फटिक, एक तरफ से माणिक, एक तरफ से नीलम, इस तरह की बात कही जाती है। अब उसका कितना वैज्ञानिक आधार है वो अलग बात है, पर मान्यताएं यही हैं। एक तरफ से जब पहले मैंने देखा तो मुझे त्रिपुंड नजर आया, जैसे महादेव के माथे पर त्रिपुंड लगा रहता है, लेकिन यहाँ से देखती हूँ तो साक्षात शिवलिंग नजर आता है। कहते हैं जब भी आप कैलाश पर्वत के पहली बार दर्शन करते हैं, आपके मन की आस्था पर निर्भर करता है कि आप क्या वहाँ पर देख रहे हैं। तो मैं सीधे कैलाश पर्वत पर इस समय त्रिपुंड देख सकती हूँ। अगर आपको भी बर्फ में त्रिपुंड का आकार दिख रहा हो तो आप उस चीज को समझिए। यहाँ पर मानसरोवर झील जो ब्रह्मा जी ने जैसे निर्मित किया, मन में उनके आया, इसीलिए कहते हैं मानसरोवर कहा गया। कैलाश जो कि शिव का निवास जहाँ पर है, और यही कैलाश मानसरोवर जिसकी परिक्रमा, जिसके दर्शन मात्र से कहते हैं कि पुण्य इतना मिल जाता है कि आपका 7 जन्म आपके पार हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक ही बात ये बोलूँगा कि वो भोले बाबा खड़े हुए हैं, लेकिन वो देखने वाले की नज़र में उसको क्या दिखता है। कई बंदों को सेम पत्थर में शिवजी पार्वती की मूर्ति दिखती है, कईयों को ओम बना हुआ दिखता है। वो देखने वाली की नज़र पे है, क्योंकि भगवान तो हर जगह आए हुए हैं। मुझे तो नाम शिवजी दिखे। मेरा अनुभव ये रहा कि जहाँ पे भोले हैं वहाँ पे सब कुछ आदमी भूल जाता है। केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है। मैं 4 धाम की यात्रा कर चुका हूँ, पशुपतिनाथ गया हूँ, अमरनाथ गया हूँ। अमरनाथ पहुँचने के बाद मेरे मन में एक उत्साह आया कि क्यों ना कैलाश बाबा के दर्शन हो, और मैंने उनसे एक अनुरोध किया। उन्होंने मेरे अनुरोध को सुना और मुझे यहाँ तक बुलाया। यही वो जगह है जहां श्रद्धा साधना बन जाती है और हर सांस महादेव की भक्ति में लीन हो जाती है। वो तो बहुत बढ़िया है। एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, इतना अनएक्सपेक्टेड हमको सब कुछ फैसिलिटी वाइज सब कुछ मिला है, और इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है कि हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। कैलाश मानसरोवर जैसी दुर्गम यात्रा पर निकले हैं तो हम मानसिक रूप से पहले से ही तैयार थे कि हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दोनों सरकारों की तरफ से और हमारी यूपी सरकार की तरफ से पहले दिन से लेकर आज तक जो व्यवस्था की गई थी वो हमारी कल्पना से परे। सनातन परंपरा में कैलाश मानसरोवर को मोक्ष का प्रवेश द्वार माना जाता है। जो भी यहाँ आया है उसके पास महादेव के दर्शन से जुड़े अद्भुत अनुभव हैं। और जब 5 साल बाद एक बार फिर शिव भक्त कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर हैं, तो अपने आराध्य के दर्शन के लिए व्याकुल है। आज तक आपको कैलाश के दर्शन करा रहा है। मानसरोवर, और मानसरोवर के ठीक सामने कैलाश। कुछ वैसा ही अगर आप काशी में महादेव के दर्शन करके आए हो, जहाँ पर गंगा जी से आप जाते हैं डुबकी लगाकर और सीधा आप जल अर्पित कर सकते हैं महादेव को। लेकिन ये उससे अद्भुत अनुभव है। वो इसीलिए क्योंकि ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है। शिवजी का वास भी कैलाश, और यहाँ पर उसके ठीक सामने मानसरोवर, यानी ब्रह्मा जी के मानस से निकला वो सरोवर जिसकी कहानियां रामायण तक में सुनाई गई हैं। उस दिव्य भव्य शिखर की पहली झलक दिखा रहा है जो शिव और पार्वती का निवास है। यहाँ की हर चोटी, हर बहती धारा, हर पत्थर, हवा, कण कण महादेव की उपस्थिति का आभास कराती है। रामायण में उल्लेख मिलता है कि प्रभु श्री राम को महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि उत्तर से एक ऐसा सरोवर है जो ब्रह्मा के मानस से, यानी भगवान ब्रह्मा के मन से बना है। उसे कहते हैं मानसरोवर, और वहीं से निकलती है वो नदी सरयू जो पहुंचती है अयोध्या। केवल सरयू नदी ही नहीं, बल्कि सरयू नदी के साथ साथ सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां यहीं से निकलती हैं। ये बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है ये सरोवर।
इसकी ऊंचाई लगभग 15,100 फीट बताई जाती है और इस ऊंचाई पर ये एक मीठे पानी की झील है, मीठे पानी का सरोवर है। बहुत अलग अलग स्रोत हैं इसके, यानी कि जब बर्फबारी होती है, बारिश होती है, वो तो स्रोत है ही इस सरोवर का, लेकिन इसके साथ ही आसपास बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, उनके जल से भी यहाँ पर जो सरोवर है उसमें पानी आता है। लेकिन मुख्य तौर पर जो मानसरोवर है उसका स्रोत है कैलाश। कैलाश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटियों में से एक कैलाश पर्वत, जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। बर्फ से लदे पहाड़ों के बीच शिव का ये धाम मनमोहक है। मान्यता है कि जहां भगवान शंकर विराजे हैं, उसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। स्वाभाविक है कि सनातन परंपरा में इस जगह को दर्शन का हृदय कहा जाता है, जिसके पश्चिम में मानसरोवर और दक्षिण में राक्षसताल झील है। सकारात्मक और नकारात्मक का संतुलन अगर आप कहीं देखते हैं तो यहाँ कैलाश के क्षेत्र में आप देखेंगे मानसरोवर और उससे लगता हुआ राक्षसताल। जी, राक्षसताल यहाँ स्थानीय भाषा में भी अगर आप देखेंगे तो उसका मतलब यही होता है, एक ऐसी झील जो नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। कहानियां जो दोनों हैं वो रावण से जुड़ी हैं और इसीलिए इसे राक्षसताल ही नहीं बल्कि रावण ताल भी कहा जाता है। जो हिंदू मान्यता है उसके अनुसार जो कथा है वो ये है कि रावण यहाँ पर आया। ये हम आपको ये भी बताएं कि ये एक चंद्राकार लेक है, चंद्राकार झील है ये। वो यहाँ पर आया और उसने महादेव को खुश करने के लिए, शिव जी को खुश करने के लिए एक एक कर अपने 10 सरों की बलि देनी शुरू की। कहते हैं कि जब तक 10वें सर पर वो पहुंचा, शिव जी जो कि बेलपत्र के चढ़ावे से भी खुश हो जाते हैं, वो रावण के इस बलिदान से खुश हुए और उसे शक्तियों का वरदान दिया। लेकिन इसके साथ ही जो तिब्बती मान्यता है वो भी हम आपको बताते हैं। तिब्बती मान्यता के अनुसार रावण चाहता था कि शिव जी उसके साथ चले जाएं और लंका में वास करें। अब रावण ने यहाँ पर डुबकी लगाई, तपस्या की शिव जी की, लेकिन शिव जी नहीं माने। फिर उसने कोशिश की कि वो कैलाश पर्वत को उठाकर अपनी ताकत के साथ, अपनी शक्ति के साथ ले जाए और लंका में स्थापित कर दे। शिव जी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके अंगूठे को ही वहां पर कुचल दिया। कैलाश पर्वत के नीचे अपने कुचले हुए अंगूठे को निकालने के लिए कहते हैं कि रावण ने तब शिव तांडव स्त्रोत, यानी 15,090 या 15,100 फीट जो ऊंचाई है वो मानसरोवर की है और राक्षसताल की जो ऊंचाई है वो 15,000 फीट है। यानी एक ही ऊंचाई पर एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए, लेकिन एक नकारात्मकता का प्रतीक, एक सकारात्मकता का प्रतीक। पिछले 5 साल से कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद थी। कोविड के कारण और कुछ चीन के साथ तनातनी को इसकी वजह माना गया था, लेकिन भारत सरकार और चीन के बीच बातचीत के बाद ये यात्रा फिर शुरू हुई। भक्तों में इसको लेकर गजब का उत्साह है। जो आप फील करते हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स। यहाँ आने के बाद तो आप एकदम शून्य हो जाते हो। मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन यही होता है। अभी तक हमने सिर्फ सुना था, देखा था, पढ़ा था, अपनी आंखों से उसको साक्षात दर्शन करना एक अलग ही अनुभूति है। हमें जो सबसे बड़ा सहारा मिला वो भगवान शिव जी का है। हमें जो था सबसे अच्छा जो सपोर्ट मिला वो मौसम का सपोर्ट मिला। हमें कहीं भी बारिश नहीं मिली, इट वाज कंप्लीटली सब जगह सनी था। इसके लिए हम हमारी यात्रा अच्छे से कंप्लीट कर पाए। धार्मिक तौर पर जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, यानी कि जिसमें कैलाश की परिक्रमा की जाती है, कैलाश पर्वत की परिक्रमा, जो कि भगवान शिव और माँ पार्वती का वास है जहाँ पर, और उसके साथ ही यहाँ तक भी चलकर आया जाता है, मानसरोवर तक भी चलकर आया जाता है। यहाँ के पवित्र जल को ले जाया जाता है। जैसे गंगा जल की मान्यता है कि उसे आप कितने भी दिनों तक रखें, वर्षों तक रखें, वो कभी खराब नहीं होता। वही मान्यता मानसरोवर से भी जुड़ी हुई है। हाँ, कुछ पाबंदियाँ ऐसी हुई हैं कि अब यहाँ पर मानसरोवर में स्नान की जो अनुमति है वो नहीं, तो अगर श्रद्धालुओं को स्नान करना होता है तो वो यहाँ से पानी लेकर और उसके बाद जाकर स्नान कर सकते हैं।
शिव के निवास तक आना आसान नहीं। समुद्र तल से करीब 21,000 फीट की ऊंचाई है, जहां जाने का रास्ता उत्तराखंड के लिपुलेख से भी है और सिक्किम के नाथुला से भी। यात्रा के लिए जिनकी लॉटरी लगी है वो महादेव के दर्शन के लिए चल पड़े हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला जत्था पहुंच चुका है वापस अपनी परिक्रमा करके। दरअसल 5 साल बाद इस यात्रा की शुरुआत हुई है, जहां पर भारतीय आ पाए हैं। इससे पहले कोविड की वजह से इस यात्रा को बंद करना पड़ा था और उसके बाद लॉटरी में एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें कहा जाता है ना कि ईश्वर अगर खुद बुलावा दें तभी आप जा सकते हैं किसी भी दर्शन के लिए। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर होता है। कुल 750 यात्री जिन्हें चिन्हित किया गया कि आप आ सकते हैं यहाँ पर कैलाश अमरनाथ यात्रा के लिए। तो एक ग्रुप में 50 यात्री होते हैं और उनके 2 एलओ होते हैं उनके साथ। इस तरीके के जो 5 ग्रुप हैं वो लिपुलेख के रास्ते से यानी उत्तराखंड की तरफ से होते हुए, और दूसरे जो रास्ता है नाथुला में इस तरीके के 10 ग्रुप। तो उसका जो पहला ग्रुप है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। हालांकि 50 यात्री उसमें नहीं, हमें बताया जा रहा है कि 36 के करीब यात्री उसमें आए। ऑक्सीजन की कमी, तापमान की मार और पत्थरीले रास्ते सब कुछ मानव शरीर की परीक्षा लेते हैं, मगर भक्तों का जुनून इन मुश्किलों से बड़ा होता है। कैलाश मानसरोवर के पास मौजूद यम द्वार से कैलाश जी की परिक्रमा शुरू होती है। चारों तरफ बर्फ से लदे पहाड़ और इनके बीच 12 किलोमीटर की यात्रा। कैलाश की संपूर्ण परिक्रमा करीब 50 किलोमीटर की है, जिसे 3 दिनों में पूरा किया जाता है। हमने फर्स्ट कैलाश देखा तभी मुझे मून दिखाई दिया था, मेरे हस्बैंड को जैसे उनका त्रिपुंड, हाँ वो दिखाई दिया। तो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। त्रिपुंड दिखाई दिया था, हाँ। सो लाइक बट फर्स्ट टाइम जब देखा तब एवरीबडी वाज क्राइंग लाइक। आप अभी भी इमोशनल, हाँ आप अभी भी इमोशनल हो रही हैं। यस डेफिनेटली, या बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस। वो यहाँ आके ही पता चलता है हाउ डिवाइन दिस प्लेस इज एंड वाइब्रेशंस दैट यू फील। यहाँ आने से पहले आपको अंदाज़ा नहीं रहेगा। आई एम नॉट एज रिलीजियस एज माई वाइफ, बट आफ्टर यू कम हियर यू रियलाइज हाउ स्पेशल दिस प्लेस इज। मन में लगा कि बहुत मुश्किल है, कैसे कर पाऊंगा? नहीं, कभी डाउट नहीं आया। मुश्किल का पता था कि मुश्किल है, बट ऐसा कभी सेल्फ डाउट नहीं आया कि नहीं हो पाएगा। भरोसा रखा शंकर शंभू पे, हो जाएगा तो हो गया। महादेव तो अद्भुत, कल्पना से भी परे, सोचा भी नहीं था ऐसे होंगे। आंसू आए बहुत ज़्यादा मैम, जिस रूप को हम देखते थे वो ही उनमें दिखाई देता था। कैलाश मानसरोवर सिर्फ एक तीर्थ नहीं, आत्मा की गहराई से जुड़ी एक यात्रा है। ये वही स्थान है जहां आस्था, अध्यात्म और प्रकृति एक साथ साक्षात होते हैं। शिव के इस धाम तक पहुंचना कठिन जरूर है, लेकिन जो पहुंच गया उसका जीवन धन्य हो गया।